प्रोग्राम जुर्मो सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे 3 सनसनीखेज़ वाक़यात। फैसलाबाद में पिज़्ज़ा की डकैती करने वाले डाकू गिरफ्तार, पेशावर में 2 मोहब्बत करने वाले बूढ़े जोड़े को अपनी मोहब्बत की कीमत चुकाना पड़ गई, और मुल्तान में औलाद के मसले पर एक बाप के खातून बेटे का कत्ल। चलते हैं पहले वाक़े की तरफ। फैसलाबाद में पिज़्ज़ा खोर डाकुओं का गिरोह सरगर्म। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ को लूटने के वाक़यात में इजाफा हो चुका है। पिछले 2 माह में नकदी, मोबाइल फ़ोन और पिज़्ज़ा छीनने की 6 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। निशाना बनने वाले पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने अपनी कहानी सुनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। थाना सदर के इलाका में 23 दिसंबर को भी एक वारदात हुई, जिसके दौरान मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने जो डिलीवरी बॉय है उससे ना सिर्फ पिज़्ज़ा छीन लिया बल्कि 3500 रुपये भी उससे लूट लिए। मेरे साथ वो डिलीवरी बॉय मौजूद भी है। मज़ीद इससे बात करते हैं कि किस तरह डाकुओं ने इससे वारदात की। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंस है और मैं गुलशन ओमन पे काम करता हूँ। अच्छा, आप क्या फुल टाइम ये काम करते हैं या आप स्टडी भी करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं? नहीं, ये मुझे 2 मंथ हो गए हैं स्टार्ट हुए को, तो मैं ये पार्ट टाइम काम करता हूँ। तो मैं ये कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? ये मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम में अपने अखराजात चलाने के लिए ये काम करते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वारदात के मुतालिक बताइएगा, कैसे हुई है? जी, वारदात में नहर के किनारे जा रहा था, तो वो जो डकैत थे वो मेरे पहले टारगेट पे थे, तो उन्होंने मेरे आगे ला के बाइक खड़ी कर दी, तो उन्होंने असला निकाला है, तो मैंने मतलब उधर खड़ा हो गया। अच्छा, आपको ऑर्डर आया पिज़्ज़ा का? जी। पिज़्ज़ा लेके आप जा रहे थे बाइक पे, तो फिर ताक़ब करते हुए किस तरह मुलजमान है? जी, मैं एक ऑर्डर दे दिया था, मैं दूसरा ऑर्डर देने के मतलब जा रहा था दूसरी तरफ, तो मुझे नहीं वो पता था कि वो मेरा अटैक करें, पीछे पीछे है मेरे। तो थोड़ा सा मतलब मैं आया, अंधेरा आया, तो उन्होंने मेरे आगे ला के बाइक लगा दी, तो उन्होंने असला निकाला है, तो मैं खुद डर गया। तो मेरी जेबों में मतलब हाथ डाल के मेरी चीज़ें निकाल ली उन्होंने, तो मोबाइल भी निकाल लिया, तो पिज़्ज़ा था वो एक मेरे पास पड़ा हुआ, वो भी ले लिया उन्होंने। तो जाते हुए मोबाइल तो मुझे दे गए, वो पिज़्ज़ा और पैसे वगैरह ले गए। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस से रब्ता किया, क्या कार्रवाई हुई? जी जी, मैंने उसी वक्त फिर मोबाइल तो मुझे वो दे गए थे, मैंने उसी दफ़ा 15 पे कॉल की, तो 15 वाले आए नहीं, मैं खुद ही इधर सदर थाने आ गया। तो आके इधर मैंने अपना मुकदमा जारी दरख्वास्त वगैरह दी, तो उन्होंने मतलब चोरों को पकड़ने के लिए काम शुरू कर दिया। अच्छा, अभी आपको पता चला है कि कोई मुलजमान आपकी वारदात के पकड़े गए हैं? जी जी, वो पकड़े गए हैं। मैंने चेहरा नहीं देखा था, बाइक इन्होंने दिखाई है, बाइक वही थी जो उनके पास थी। अच्छा, पुलिस ने आपको बता दिया कि ये मुलजमान पकड़े? जी, मुलजमान पकड़े गए हैं, मगर इन्होंने मुलजमान देखे हैं, मैंने पहचाने नहीं क्योंकि उन्होंने नकाब किए हुए थे। तो बाइक उन्होंने दिखाई है, बाइक वही थी भाई उनके पास जो 15 पे आए थे। अच्छा, आपको कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, डिलीवरी बॉय हैं, वो भी उन्होंने किसी ने बताया उनके साथ भी इस तरह की वारदातें होती हैं? जी जी, मेरे से पहले 2 दिन पहले एक लड़के के साथ हुई थी वारदात, उसका मोबाइल वगैरह ले गए हैं और उससे पैसे वगैरह भी ले गए, उन्होंने भी रिपोर्ट करवाई है इधर थाने के अंदर। नाज़रीन, मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। हम्माद अहमद ने बात की तफ्तीशी अफसर थाना सदर से, आइए आपको दिखाते हैं। पिज़्ज़ा खोर डाकुओं का निशाना बनने के 6 वारदातों के बाद पुलिस ने बिल आखिर 2 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है, और 23 दिसंबर को जो थाना सदर की हदूद में एक डिलीवरी बॉय अंस को लूटा गया था, तो उसके 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ तफ्तीशी अदनान साहब मौजूद हैं, मज़ीद इस हवाले से जानते हैं। ये वारदात के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह ये वारदात पेश आई और मुलजमान को किस तरह ट्रेस आपने किया, क्या कार्रवाई हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमारी जो कावश है इसको सराहा, आप आए हैं। तो ये लगातार 1-2 वारदातें हुई थी, शहर में और भी हुई हैं पिज़्ज़ा बॉयज़ के साथ, जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ ये मतलब कह लें कि डार्क एरियाज़ हैं, जिधर ये मतलब आ जाते हैं लेट नाइट। तो ये हमारे एरिया में वारदात हुई है परसों, तो इसमें CPO साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने इन पर फोकस किया है, CCTV कैमराज़ की मदद से, और साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो TOs हैं उनको देखा है। तो साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो थे ना 1-2 उसमें वो शामिल थे, तो हमने इस पर फोकस किया, तो इंशाल्लाह इसको हमने 24 घंटे के अंदर अंदर इनको गिरफ़्तार कर लिया।
अच्छा अदनान साहब, मुलजमान गिरफ़्तार हो गए हैं, जो वारदातें हुई हैं इसमें हमने कुछ FIRs ऐसी भी देखी हैं कि जो कॉल करके जो फूड पॉइंट पर पिज़्ज़ा मंगवाते हैं उसके बाद उनको लूट लेते हैं, वो वहाँ पे उनका नंबर भी मौजूद होता है। उसमें ये कोई आदी मुजरम है या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी इन्होंने कोई शरारत की बिना पर सिर्फ पिज़्ज़ा मंगवाने की हद तक इनकी इन्वॉल्वमेंट है? और इसके साथ ही ये भी ऐड है कि सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर पर इस तरह की वारदातें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसमें हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, CCTV कैमराज़ की मदद से इनको हमने ट्रेस आउट किया है। एक तो इसमें है जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके 4 मुकदमात में पहले भी जेल रह चुका है, 4 माह पहले ही वो डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा हुआ, तो इंटरोगेशन चल रही है। इंशाल्लाह ताला वो बाकी जो वारदात हैं वो भी इसमें हम ट्रेस आउट करेंगे। तो जो ये वारदातें आजकल के दिनों में बढ़ जाती हैं रात को सर्दियों के, क्योंकि लोग बाहर कम होते हैं और फूड डिलीवरी बॉयज़ का काम है कि वो फूड को डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि पुलिस क्या इनिशिएटिव ले रही है? हम TOs पर जो है वो फोकस कर रहे हैं, इन पर रेड कर रहे हैं। गश्त का इंतज़ाम जो मौसर किया हुआ है, नाकाजात लगाए हुए हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारे डॉल्फिन कर रही है, ईगल्स हाई कर रही हैं। तो अफसरान बाला की इस पर खुसूसी हदायत हैं कि मतलब शहरियों की जानो माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए हम हमतन गोश हैं। ऑन रोड सुबह 4-5 बजे तक ऑन रोड रहते हैं, SHO साहब, DSP साहब, SP साहब खुद। तो इसमें हम बिल्कुल फोकस है हमारा कि शहरियों की जानो माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की जाए। इलाके के डिलीवरी बॉयज़ के मुताबिक ये वाक़यात ना सिर्फ उनकी कमाई पर असर डाल रहे हैं बल्कि उनकी जान को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ और फूड पॉइंट्स मालिकान का इस पर क्या कहना है। जड़ावाला रोड की फूड स्ट्रीट में मौजूद है। हमारे साथ कुछ ऐसे डिलीवरी बॉयज़ मौजूद हैं जिनके साथ गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान ये वारदातें हो चुकी हैं, उनसे कुछ बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद हसनैन मेरा नाम है। अच्छा, आपके साथ कब वारदात हुई और किस इलाका में वारदात हुई? सर तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। इधर कॉल आई है, ऑर्डर वगैरह मंगवाया उन्होंने, पिज़्ज़ा वगैरह विंग्स वगैरह ऑर्डर किया है। सामान तकरीबन 3-4 हज़ार का सामान था। और जब इधर से मैं गया हूँ ना गुलशन स्वीट के पास, तो उधर 2 लड़के आए बाइक पे, उन्होंने पिस्टल वगैरह निकाला है। उन्होंने कहा सारा सामान मुझसे छीना है और मेरे पैसे थे अपने और दुकान के पैसे थे, तकरीबन ज़्यादा ही पैसे थे, तो उन्होंने पैसे भी छीन लिए और बाइक वगैरह वो कंपनी की वो भी छीन लिए और जो मेरे साथ पिज़्ज़े थे या जो सभी सामान था वो सब छीन कर ले गए। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम उस्मान है। अच्छा, आपके साथ कहाँ पे वारदात हुई, कितने दिन हो गए? मेरे तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन कब्रिस्तान मोड़ पर ये वाक़या हुआ है। अच्छा। तकरीबन मेरे पास 7,000 का 5-7 आर्डर थे मेरे पास, वो कंप्लीट करके वापस आ रहा था तो डाकुओं ने 2 डाकुए थे। अच्छा, आपसे पिज़्ज़ा नहीं छीना गया लेकिन आप डिलीवर करके वापस आ रहे थे, आपसे जो नकदी थी वो छीन ली गई? वो छीन ली गई मेरे से। वो पैसे जो पेमेंट थी सारी मेरे अपने भी थे और जो सामान के पैसे थे वो सब छीन लिए। मोबाइल भी था मेरे पास, वो भी जी। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ जो लोग हैं वो फूड मंगवाते हैं, वो कुछ शरारती लोग भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ फूड लूटते हैं, या बाकायदा ट्रेंड जो डाकू वो लग रहे थे? नहीं सर, जो मेरा सामान लूटा है ना वो असल में डाकू ही थे। वो डाकू ही थे, उन्होंने सामान मेरे पैसे निकाले हैं, सारे चुराए हैं, मेरे गन इधर रख दी थी 2 से बाइक। हमारे साथ एक फ़ूड पॉइंट चलाने वाली भी मौजूद है, इनका एक्सपीरियंस भी जानते हैं। इनका भी ये कहना है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो इनके लूटे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तैमूर। अच्छा तैमूर, आप बताएं कि ये क्या वारदातें हुई हैं, कितनी वारदातें पिछले कुछ अरसे में हो चुकी हैं, आपके कितने लोग लूट चुके हैं, और ये तरीक़ेकार क्या है जो ऑर्डर करते हैं? हमने सुना है कुछ फ़ीमेल्स ऑर्डर करती हैं, जिससे ऐसा लगता है शायद फैमिली से ऑर्डर आया हो, आप लोग रात को रिस्क लेके चले जाते हैं, तो किस तरीक़ेकार क्या है? ये विदिन 2 से 3 मंथ 6 से 7 दफ़ा हमारे साथ वारदात हो चुकी है। ये कोई शरारत नहीं है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें, ये एक गैंग है जो एक चीज़ें कर रहा है। ये लेडीज़ होती हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर करती हैं। अब लेडीज़ को बंदा कौन कह सकता है कि ये चोरी करेंगी? जब हमारा एड्रेस आता है वो किसी ऐसी गली में बुलाते हैं जहाँ पे रश कम हो, जहाँ पे कोई बंदा ना हो, ठीक है, वहाँ पे बुला के आगे आ जाएँ। जब ऑर्डर चले जाता है, जब ऑर्डर निकालता है, पीछे से 2 मोबाइल वाले आते हैं, वहाँ के
ये काम कर देते हैं। थोड़े दिनों पहले एक वारदात हुई, उस पर हमने मतलब एक्शन लिया था। एक जगह हमने मतलब कि ना रेड भी की थी, वहाँ से मतलब कि ना वो भाग गए, लेकिन वहाँ पे ये तब पता लगा था कि ये विद इन गैंग है जो ये काम कर रहा है, और ये 2-3 दफ़ा इन्होंने ये हमारे साथ ये कर दिया हुआ है। ठीक है, लेडीज़ ऑर्डर करती हैं डिफरेंट गली में, मतलब कोई भी स्ट्रीट जो जिसमें अंधेरा हो, ठीक है, उसमें ऑर्डर होएगा। जब राइडर जाएगा उसको यही लगेगा कि ऑर्डर सही है, लेकिन वो आगे से ये काम होता है। इसकी वजह से हमारे कई राइडर डर गए हैं, जो भाग गए हैं, मतलब कि जो नई काम पे आ रहे हैं। ठीक है, हमें मतलब कि न्यू लड़के हायर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, लोगों के अंदर डर फैल गया इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि जिसके दफ़ा एक दफ़ा हो जाए ना, वो डर जाता है, वो दोबारा फिर राइडर नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे साथ एक और फूड डिलीवरी के मालिक मौजूद हैं पॉइंट के, उनसे भी जानते हैं। उनके साथ भी, उनके जो बॉयज़ हैं उनके साथ भी वारदातें हुई हैं, और एक वारदात रिसेंटली हुई है जिसकी FIR भी दर्ज हुई है। उस वाक़े के हवाले से भी जानते हैं, और ओवरऑल सूरत हाल इनको क्या दरपेश है उससे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक जी। अच्छा सदीक साहब, क्या कहेंगे, कुछ दिन पहले आपकी जो यहाँ से लड़का गया था डिलीवरी लेके, उसके साथ भी वारदात हुई, किस तरह ये वाक़या हुआ? सर ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था। वो यहाँ से गया है सामान अपना कलेक्ट करके, उसके बाद 3-4 ऑर्डर और भी थे, तो फ़र्दन उन्होंने देने होते हैं। वो दे के तो जब 2 तकरीबन ऑर्डर उसने दिए हैं, तो उसके पास पैसे थे पिछले ऑर्डरों के भी, और जब उसने वो ऑर्डर दिया है तो उन्होंने मतलब उसको पहले तो उसको लोकेशन चेंज करवाई, जो हमें बताई कि यहाँ पे उससे। अच्छा, वो उन्होंने फूड मंगवाया था, पिज़्ज़ा और शायद बर्गर। हाँ जी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ना फास्ट फूड की आइटम मंगवाई थी उन्होंने, और उन्होंने जो हमें लोकेशन बताई थी, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि लोकेशन ये कुछ बताते हैं और फिर मौके पे थोड़ा सा उसको, क्योंकि फ़ोन पे उन्होंने कांटेक्ट करना होता है, तो उस वजह से लोकेशन थोड़ी सी चेंज करके तो वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे मतलब आमदरफ्त ज़्यादा ना हो। तो यही हुआ कि वो गया है वहाँ पे, उसको लोकेशन चेंज करवा के, तो जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे उसको मतलब बुला के, तो अपने वेपन वगैरह उन्होंने मतलब यूज़ किए, उसको निकाल के हरासा किया, और उससे जो उसके पैसे थे और जो सामान था वो छीन लिया। और इस दफ़ा तो ये हुआ था, पहले तो ये होता था कि सिर्फ सामान वगैरह छीनते थे, और इस दफ़ा मोबाइल भी छीना, और प्लस मोटर बाइक जो थी उसकी, वो भी उसकी छीनी, जिसकी थाना मदीना टाउन में हमने मतलब जो मुतलका थाना है उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो बाकी ये सर्दियों में अमूमन ज़्यादा होता है, गर्मियों में डिलीवरी कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। जैसे ये काम ज़्यादा होता है, इस तरह की जो वारदातें वो ज़्यादा। अच्छा, एवरेज क्या देखते हैं कि हर माह में कितनी वारदातें आपके लोगों के साथ हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात तो FIR भी दर्ज नहीं होती या करवाते नहीं हैं? अच्छा, उसमें ये है ना कि FIR हमारे साथ तकरीबन कोई 8 से 10 दफ़ा हो चुका है, तकरीबन 3-4 माह के अंदर। जब हमारे पास हमारा सामान जाता था तो हम उसकी रिपोर्ट कोई नहीं दर्ज कराते थे ना, फूड आइटम चली जाती थी। हाँ, मतलब वो उसमें हम कोई कार्रवाई नहीं करवाते थे कि चलो कोई नहीं खैर है। लेकिन इस दफ़ा जब मतलब उसका ज़्यादा नुकसान हुआ, वो मोटर बाइक भी लेके गए और साथ में मोबाइल वगैरह भी लेके गए, और पैसे भी ज़्यादा थे, तो इस वजह से हम फिर कोशिश की कि इसको कॉल करें। नाज़रीन, पुलिस ने केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इलाके में ऐसे बढ़ते वाक़यात पर पुलिस क्या कर रही है, और अपनी रोज़ी कमाने की खातिर सड़कों पर गश्त करते इन डिलीवरी बॉयज़ को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। हम्माद अहमद ने उनसे बात की है, आइए जानते हैं उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। थाना मदीना टाउन की हदूद में होने वाली 17 नवंबर और 15 दिसंबर के दौरान होने वाली 2 जो वारदातें हैं, उसके हवाले से अपडेट लेंगे पुलिस से और जानेंगे। मेरे साथ SHO बाबर अफरीदी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो वारदातें हुई हैं, पिज़्ज़ा खोर डाकुओं का जो निशाना बने डिलीवरी बॉय, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अभी तक वो मुल्ज़मान ट्रेस हुए हैं या नहीं, या क्या कार्रवाई कर रही है जी? इस हवाले से हम बड़ा इंशाल्लाह मुल्ज़मान के करीब हैं। कल भी फैसलाबाद पुलिस ने, थाना सदर की पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को पकड़ा है, और उनसे इंकशाफात उन्होंने काफ़ी सारे किए हैं, और होपफुली हमारी जो वारदात की उनके भी वही मुल्ज़मान हैं। और फर्दर इसके अलावा भी कोई इस तरह के जो वारदात करते हैं अपना जो गैंग्स हैं उन पर हम वर्क कर रहे हैं। और आपके तवस्सुल से ये हमने जो अपना इन वारदातों के बाद हमने जो पिज़्ज़ा डिलीवरी सिस्टम है, जो पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, इन सब को स्पेशल एक SOP जारी की है कि किसी नंबर
नंबर की कॉल आती है तो क्या करना है और किस तरह जाना है और ख़ुद की अपनी हिफाजती जो तदाबीर है उसको इख्तियार करना है। और फर्दर उनको ये गाइड किया है कि जो डार्क एरियाज़ हैं और लेट नाइट है वहाँ पर आते जाते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा और अपना ख़ुद भी अपनी एहतियात करें। और मज़ीद हम अपना वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह गैंग जो भी पकड़ेंगे उसको उसके कानून के मुताबिक उनको सज़ा देंगे। बाबर साहब, इसमें वारदातें दो किस्म की हो रही हैं। एक तो रूटीन में कोई जा रहा है डिलीवरी बॉय, उसको डाकू लूट लेते हैं, जिस तरह आम राहज़ानी की वारदातें होती है। एक इसमें ये भी है कि स्पेसिफिक वो तरीके से एक ऑर्डर करते हैं फूड पॉइंट पर, मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं और उसके बाद जब वो फूड ऑर्डर डिलीवर करने जाता है बंदा तो वहाँ पे उसको लूट लिया जाता है। तो ये कोई आपको क्या लगता है कि ये कोई क्रिमिनल्स हैं या कोई ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पिज़्ज़ा के शौकीन हैं या शरारती कुछ यंगस्टर हैं? जी बिल्कुल, कुछ इसमें जो आपने दो तरह की कैटेगरी बताई है। पहली कैटेगरी में तो प्रोफेशनल डाकू हैं, कुछ जो पिज़्ज़ा के साथ और भी चीज़ें उनसे को मोबाइल, उनके पैसे वगैरह वो उनसे स्नैच कर लेते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है वो बज़ाहिर अपना इस तरह के कुछ शरारती बच्चे मालूम होते हैं जो अपने नंबर से करते हैं, लेकिन उन नंबर से भी हमने उनको ट्रेस किया है, वो जल्द उनको भी पकड़ के इंशाल्लाह पाया तक मील तक पहुँचाएँगे। हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ से रब्ता किया, उनसे मिले, उनसे बातचीत सुनी और उसके अलावा हम फूड पॉइंट्स पर गए जहाँ से पर ये डिलीवरी बॉयज़ काम करते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सामने आई उसमें ये भी है कि रूटीन की वारदातों के अलावा बाकायदा तौर पर गैंग्स हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। और फूड डिलीवरी बॉयज़ ने ये बात सामने रखी कि उनको ख़वातीन कॉल्स करती हैं, बुकिंग करवाती हैं और फूड ऑर्डर देती हैं। उसके बाद जब डिलीवरी के लिए ये पॉइंट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उस पॉइंट पर इनसे वारदात कर दी जाती है। तो एक तो ये चीज़ सामने आई, दूसरी ये भी है कि रूटीन में जो फूड आइटम्स छीन ली जाती हैं तो उसके लिए वो FIR दर्ज नहीं करवाते, पुलिस को इतला भी नहीं करते। लेकिन जहाँ पर मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं या किसी से व्हीकल छीन ली जाती है तो उसके लिए पुलिस से रब्ता किया जाता है और वारदातों की तादाद ज़्यादा है। 6 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से जो CPO कामरान आदल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हिकमत अमली तय की जा रही है। अभी 2 मुल्ज़मान जो हैं वो इन्होंने पकड़ लिए हैं, उनसे क्या तफ्तीश हुई है और जो गैंग के हवाले से है कि गैंग मुतहरक हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी उनको पकड़ने की। सर, 2 मुल्ज़मान तो पकड़े गए हैं लेकिन वारदातें ज़्यादा सामने आ रही हैं, कुछ लोग रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। जी, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है। आमतौर पे बड़ी वारदातों पे लोग पर्चा दर्ज कराते हैं, छोटी वारदातों पे पर्चा नहीं दर्ज कराते। हमने एक तो ये किया है कि IG साहब की पॉलिसी के मुताबिक हमने छोटी वारदातों पे भी पर्चा दर्ज करना शुरू किया ताकि इसको मैयर किया जा सके। अगर आप मैयर नहीं करेंगे तो आप उसको चेक नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि 6 वारदातें, आमतौर पर 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की वारदात है, इससे ज़्यादा की वारदात नहीं है। लेकिन वॉल्यूम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आम आदमी का एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहा। तो उस हवाले से ये अच्छी बात तो ये है कि हमने उसको मैयर करना शुरू। हम कन्वर्जन रेट हमारा बहुत अच्छा है। 1-5 की जो भी कॉल आती है बड़ी छोटी, हम कोशिश करते हैं उस पर पर्चा दर्ज कर लें ताकि ये लोग बच के ना जा सकें। ये तो हमारी प्रिवेंटिव साइड पे जो कि अगर मेजरमेंट होगी तो फिर सबसे बड़ी फेवर अगर आप किसी क्रिमिनल को दे सकते हैं तो वो ये दे सकते हैं कि आप उसका पर्चा ना दर्ज करें, क्योंकि ना पर्चा दर्ज हुआ होगा ना वो ट्रैक हो सकेगा। तो ये पिज़्ज़ा खोर डाकू जो हैं जिन्होंने फूड डिलीवरी बॉयज़ जो हैं उनको टारगेट किया हुआ है, वो मेहनत कश लोग हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये पिज़्ज़ा खोर डाकू क्यों नहीं पकड़े जा रहे? जी, इसमें हम लोगों ने ये दूसरी 2 केसेस हम वर्कआउट कर चुके हैं। एक जो अभी आपने कवर की है, इससे पहले भी हम कवर कर चुके हैं, वो 1800 रुपये की थी। ये कोई रैंडम हुए हैं, इन्होंने कोई उनका पिज़्ज़ा वालों का टारगेट नहीं किया था, लेकिन बाज़ लोग इसको बतौर मेला या बतौर एंजॉयमेंट लेते हैं, विच इज़ वेरी बैड। और लोगों का एक जो ऑनलाइन पे एक अच्छा सिस्टम है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया या अब्यूज़ किया, उससे भी लोगों का ट्रस्ट ख़राब होता है। और डिलीवरी बॉय आपको पता है गरीब बच्चे हैं, ये दिन में पढ़ते हैं या कहीं पे काम करते हैं और रात को ये लोग अपनी मोटर बाइक पे डिलीवरी का काम करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हमारी जितनी भी पेट्रोलिंग की टीम्स हैं वो सेंसिटाइज्ड हों, और वो हम अगर कहीं पे इनको ज़रूरत भी होगी प्रोटेक्शन की तो हम इनके साथ मूव भी करवाएंगे, ताकि ये हमारे जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं दे शुड फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ़। बाकी ओवरऑल आपको पता है कि हमने जितने अनसेफ रास्ते थे उनमें तकरीबन 95% डिक्लाइन आया है हमारी रोड रॉबरीज़ का। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पेशावर की एक अनोखी मोहब्बत की कहानी के एक बुरे अंजाम की। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पेशावर के इलाके में 65 साल बुजुर्ग शहरी का कत्ल, ना पिस्तौल इस्तेमाल हुआ और ना कोई दूसरा असलहा।
कत्ल की वजह सामने आई एक 55 साला खातून से ताल्लुकात जिन्हें कातिल ने बर्दाश्त नहीं किया। कातिल जो कि उनका अपना दामाद था। जाए वकुआ की जानिब चलते हैं जहां पुलिस ने इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे किए हैं। पेशावर से नादिया सुबूही हमारे लिए रिपोर्ट करेंगी। हम आए पेशावर के इलाके फंदू रोड पर उस जाए वकूअ पर जहां पर 65 साला बुजुर्ग को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। मेरे कैमरामैन तारिक अली अगर बता सकें तो ये वो जगह है जहां से इस रास्ते से मगरिब की नमाज़ पढ़ के दुआए जान गुजर रहे थे और जो खातून के साथ उनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है मुबैना तौर पे, तो उनके दामाद ने यहाँ पर पहले ही वो मौजूद था, धाक लगा कर बैठा था और उसने कुल्हाड़ी के वार किए और उनको मार डाला। यहाँ जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि चूँकि ना तो किसी किस्म की आवाज़ उनको सुनाई दी और ना ही जो कत्ल किया गया है, जो मकतूल है, उसकी कोई चीखो पुकार उन्हें सुनाई दी। चूँकि जो मारने वाला था उसने कुल्हाड़ी के वार किए हैं। आमतौर पे पिस्तौल या दूसरा इस्तेमाल किया जाए तो उससे शोर भी होता है और उसकी गूंज होती है और इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है। तहम कुल्हाड़ी के वार करने वाले को ये अंदाज़ा था कि उसे लोग देख रहे हैं, तहम वो बिल्कुल डरा नहीं, उसने उन पर खूब ज़्यादा वार किए और कत्ल कर डाला। ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि जो बुज़ुर्ग शहरी था, 65 साला बुज़ुर्ग शहरी, वो ज़्यादा देर तक ज़ख्मों की ताब ना ला सका और यहीं पर इस जगह पर इसकी एक तो जान भी चली गई और दूसरे काफ़ी देर तक डेड बॉडी इस जगह पर पड़ी रही, जिसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने जो है लाश को अपने तहवील में लिया और तहकीकात का आगाज़ किया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक बुज़ुर्ग शहरी किसी खातून के साथ उनका ताल्लुक़ था और जो खातून थी उनके दामाद ने उनको जज्बाती होकर कत्ल किया। यही नहीं बल्कि जो खातून है उसने भी बाद में मुबैना तौर पर ख़ुदकशी कर ली। हमारे साथ मौजूद हैं तफ्तीशी अफसर पुलिस के, उनसे मालूम करते हैं कि अभी तक तहकीकात में क्या सामने आया। ये बताएंगे क्या सामने क्या आया है? तहकीकात ये है कि इस औरत के साथ उसका मकतूल के ताल्लुक़ थी और इस ताल्लुक़ पे उसका दामाद आदिल नाखुश था। इस वजह पे आदिल ने उसको कत्ल किया। आदिल ने पुलिस को क्या बयान दिया जब आपने गिरफ्तार किया तो? आदिल ने पुलिस को ये बयान दिया कि मैंने बार बार उसको समझाया लेकिन वो मने नहीं आता था। अच्छा, वो जो खातून है वो जब आपके पास आई थी तो उन्होंने क्या बयान दिया था? उसने बयान दिया था कि मैंने 2 साल पहले इसके साथ ताल्लुकात ख़त्म किया है लेकिन हमने उसका CDR निकाला था तो बरोज़ वक़ूअ भी इसके साथ राबिता किया था और मुसलसल इसके साथ राबिते में थी। तो सर खातून ने किस तरह ख़ुदकशी की है? बुज़ुर्ग खातून ने ख़ुदकशी इसलिए की कि उसने मान लिया कि हमने गलती की है। तफ्तीशी अफसर पुलिस जो अपना बयान दे रही है उनके मुताबिक जो जिसने कत्ल किया था दामाद, उसने ये इसका यही कहना है कि चूँकि उसको इर्द गिर्द से मोहल्ले से बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी सास के पास ये बुज़ुर्ग शहरी जिनको कत्ल किया गया है वो यहाँ पर आते थे और लोग बातें बनाते थे जिस पर उनको कत्ल किया गया। यही नहीं, इस कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, जो खातून थी जिनकी वजह से मुबैना तौर पर कत्ल हुआ, उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया जब उनकी जो मोबाइल की तमाम तफसीलात निकाली गई तो वो राब्ते में थी और उनका अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है। खातून ने पुलिस को ये बयान दिया कि चूँकि उनसे गलती हुई है और उसका खमियाजा उनके ख़ानदान को भुगतना पड़ रहा है तो अब वो अपनी जान भी ख़त्म करेंगे और यूँ इस खातून ने भी ख़ुदकशी कर ली। नाज़रीन, कत्ल के इस वाक़े ने एक और ज़िंदगी भी छीन ली। मकतूला खातून ने खुदकुशी कर ली जबकि मुलजिम दामाद इस वक्त जेल में मौजूद है। नादिया सुबूही ने बात की है कत्ल होने वाले बुजुर्ग शहरी के भतीजे से। जानते हैं इस मामले पर उनका क्या कहना है। हम बात करेंगे मकतूल के भतीजे से और तफसील लेंगे कि आया केस हुआ क्या। सर ये बताएं क्या हुआ था उस दिन, वाक़या क्या हुआ था? हम इधर दुकान में बैठे हुए थे, वाक़या की कुछ भी हमें पता नहीं था। ये दीगर की नमाज के लिए दौरे रोड जा रहा था, उधर बैठता था, शाम की नमाज भी उधर पढ़कर फिर ईशा की नमाज के लिए इस गली में आया। ये मस्जिद यहाँ आया कराता था। ईशा की अजान हो रही थी कि ये पीछे से इस आदिल ने इस परिवार के कुल्हाड़ी से, और जब हमें इतला मिली थी हम आ गए तो ये गिरा हुआ पड़ा था, इसमें कुछ भी नहीं था, यह मर गया था। फिर हमने अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उधर भी हमें कहा गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये वाक़या हुआ है सब कुछ।
सर ये बताएं कि आदिल के साथ क्या पहले भी इनकी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं, हमारे कुछ किसी के साथ इधर हमारे 40-45 साल हो गए। हमारे इस इलाके में किसी से भी पूछो, हमारे कुछ किसी से भी कोई तलकलामी भी कदरी नहीं आई, कुछ भी नहीं। बस वो जालिम था और जालिम ने ये काम किए और हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमें इंशाल्लाह मिलेगा। सर इतने बुजुर्ग आदमी को कुल्हाड़ी के वार करके मारना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। दुख भी इसकी वजह से है ना, ये बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, अगर तुम्हारा कुछ लेना देना था तो इसके हमारा साथ है, उसके साथ बैठा होता है, उसको कहा होता। ये बात दुख हमें यही है ना, वो बुजुर्ग आदमी है और बुजुर्ग आदमी पर वो कुल्हाड़ी के वार से आप वार करते हो तो हमें बहुत दुख हुआ है इससे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ चाहिए और पेशावर वज़ीर आला से जो इदारे हैं सबसे इंसाफ चाहिए। इंसाफ हमें मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद भी है इंसाफ मिल रहा है हमें। पुलिस की तहकीकात जारी हैं और इस केस में मजीद पेशरफ्त अभी सामने आना बाकी है। पेशावर के इलाके फंदू के 60 से 65 साल रिहायशी को कुल्हाड़ी के वार करके जान से मार दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP फ़कीराबाद तलाल शाह साहब के साथ, उनसे मालूम करते हैं कि वाक़या है क्या। सर ये बताइएगा कि वाक़ये की तफसील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थाना फंदू की हदूद में एक ब्लाइंड मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें रिपोर्ट ये हुआ कि तकरीबन 60 से 65 साल उम्र के बुज़ुर्ग शहरी को बीच रोड पर किसी ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। तो इनिशियली इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर केस। तो ये इनिशियल रिपोर्टिंग थी इस केस की। सर आपने जब तहकीकात की तो सामने क्या चीज़ आई? क्योंकि मैंने जिक्र किया ब्लाइंड मर्डर केस था, हमारे पास कोई क्लूज़ नहीं थे, लेकिन हमने जब टेक्निकल डाटा पर काम किया तो टेक्निकल डाटा से हमें कुछ इसमें से एंगल्स ये मिले कि ये इट कुड पॉसिबली अ क्राइम ऑफ पैशन। दूसरा क्योंकि जिसमें वेपन ऑफेंस जो कुल्हाड़ी यूज़ हुआ, जो कि फुटेज में नज़र आया कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे, तो कुल्हाड़ी से हमें फिर अंदाज़ा ये हुआ कि ये क्योंकि नॉर्मल तरीका वारदात नहीं है, तो हमें इंडिकेशन हुई कि ये क्राइम ऑफ पैशन है। तो हमने अपनी तफ्तीश को मज़ीद नैरो डाउन किया क्राइम ऑफ पैशन वाले एलिमेंट को, और हमने टेक्निकल रिसोर्सेज को विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ किया, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई जिस पे हमने मज़ीद पर काम किया। सर ये बताइएगा क्या आया इनकी कोई जायदाद की दुश्मनी थी? आमतौर पे या तो जायदाद का मामला होता है या किसी औरत के मामले पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो सर इसमें असल में वजह क्या बनी कत्ल की? इसमें जायदाद का मामला नहीं था, इसमें वजह कत्ल ये बनी कि एलिजिडली जो कातिल थे उन्होंने इन शहरी को जो है अपनी फैमिली किसी मेंबर के साथ ताल्लुकात होने की इंफॉर्मेशन पे या उसकी इल्ज़ाम की बिना पर उन्होंने कत्ल किया इनको। सर जिसने कत्ल किया है वो उस खातून का क्या था जिनसे इनके ताल्लुकात थे इन बुज़ुर्ग शहरी के, और उसने कत्ल के बाद क्या आया खुद एतराफ़ किया कि या आपने ख़ुद उसको गिरफ़्तार किया बाद में उसको ट्रेस किया? देखिए ताल्लुकात थे या नहीं थे ये चीज़ हमें कंसर्न नहीं करती इस चीज़ से, लेकिन जो मुलजिम है उसने एतराफ़ में उसने एतराफ़ी बयान में उसने ये कहा कि मुलजिम की जो सास थी उनके साथ इन शहरी के कुछ ताल्लुकात थे, जिसकी बेसिस पे वो जज्बाती हो गया और उसने इनको कत्ल किया। सर इस वक्त जो मुलजिम है वो कहाँ पर है? मुलजिम इस टाइम जेल में है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुल्तान चलेंगे, जहाँ बाप ने बेटे की दूसरी शादी से इनकार पर कत्ल कर दिया। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब चलते हैं मुल्तान, जहां एक बाप ने अपने ही बेटी की जान ले ली। वजह क्या बनी, तफसीलात जानते हैं इमरान चौधरी से। जी इमरान बताइए। जी हम इस वक्त मौजूद हैं सूरज मैनी के इलाके में, एन उस जगह पर जहाँ से ये अफसोसनाक कहानी का जो है वो आगाज़ होता है। ये आपको मेरे बैकग्राउंड में ये मकान नज़र आ रहा है जहाँ पर शादी वाले दिन जो है वो मुलजिम ने अपने बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और अपनी बीवी को जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद पुलिस जहाँ पर पहुँची, मुकदमा दर्ज किया गया, इस घर को जो है वो बंद कर दिया गया। अभी हमने ये घर जो है इसको खुलवाया है और इसके अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा सा इसके क्राइम सीन के मुतालिक जो है वो बताते हैं। जी हमारी जो पुलिस हुकाम से बात हुई और जो इस वाक़े के मुद्दई थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये शादी थी उस दिन मुलजिम ज़फ़र अब्बास की 2 बेटियों की। घर में जो है वो बारात आने वाली थी, डीजी खान से बारात चल पड़ी थी, एक मुकामी मैरिज हॉल था, वहाँ पर इंतज़ामात थे, घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थीं कि अचानक जो मुलजिम ज़फ़र अब्बास जिसकी बेटियों की शादी थी वो आया और उसने आके, ये आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था, इस दरवाजे के से वो अंदर आया, उसके हाथ में एक
वेपन था। और उसके बाद जो कमर अब्बास मकतूल, उसका अकलौता बेटा, वो यहाँ पर खड़ा था और उसने अपने बेटे को यहाँ पर ललकार कर ये कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। तो उसने कहा कि अब्बा जान किस चीज़ क्यों पढ़ना है कलमा। बस उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसको फायरिंग की और फायरिंग करके उसको मौके पर कत्ल कर दिया। उसके बाद जिस वक्त अपने बेटे को कत्ल फायर लगा तो उसकी जो वालदा थी मुलजिम की जो बीवी, वो अपने बेटे को बचाने के लिए जब आगे आई है तो मुलजिम ने उसको भी जो है वो फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद वो मकतूल कमर अब्बास की जो बीवी थी, जिसको मकतूल कमर अब्बास जो है वो शादी की वजह से मनाकर चंद दिन पहले ही वापस घर लेकर आया था, क्योंकि वो रूठ के इसलिए चली गई थी कि उसके जो ससुर मुलजिम था उसका बहुत ज़्यादा इसरार था कि उसका बेटा जो है वो दूसरी शादी करे, क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं थी। और वो ये चाह रहे थे कि जिन दो बेटियों की जिस घर से बारात आ रही है वहीं पर वट्टा सट्टा की सूरत में जो मकतूल कमर अब्बास की दूसरी शादी की जाए। तो जिस वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनी तो अंदर से जो है वो बहू भी भागती हुई आई, तो मुलजिम ने उसको भी फायरिंग करके कत्ल करना चाहा। लेकिन इस सारे वाक़े पर जब इस वक्त फायरिंग हुई तो मकतूल की जो दो बेटियां जो दुल्हन बनी बैठी थीं वो आईं और उन्होंने आके अपने बाप को जो है वो पकड़ लिया और फिर उसके बाद जो था उसके हाथ से वेपन छीन लिया। तो जो दुल्हने बेटियां थी उन्होंने यहाँ पर रोना चीखना चलाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो मुलजिम था वो गाड़ी में बैठकर जो है वो फरार हो गया। औलाद का ना होना हमारे माशरे में बदकिस्मती समझा जाता है। ऐसी ही सोच जब जिद बन जाए तो एक बाप के हाथों से अपने ही बेटे की जान तक ले लेती है। इस वाक़े में मुलजिम अपने बेटे को कत्ल करके अपनी बहू को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन वो बच गई और मकतूल की मां इस वाक़े में ज़ख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। आइए देखते हैं पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है। जिस वक्त हम मौजूद हैं मुलजिम ज़फ़र अब्बास के साथ, ये वो सफाक मुलजिम है जिसने एक छोटी सी बात के ऊपर अपने बेटे को कत्ल किया और अपनी बीवी को शदीद ज़ख्मी कर दिया। और ये वाक़या इसने उस दिन किया जिस दिन इसकी दो बेटियों की बारात जो थी वो डीजी खान से चल पड़ी थी और रास्ते में थी। हम इनसे पूछते हैं, बात करेंगे। ये बताएं कि ये वाक़या आपके सिर्फ आपका अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, तो उस इनकार के ऊपर आपने सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा कदम उठाया? ये बुजुर्ग अल्लाह पाक की कोई नाराज़गी हुई है। आईना समझ ना इंसान का वजूद काम कर रहा था ना दिमाग काम कर रहा था, सिर्फ यही कुछ है जरा जो कुछ मैं जानता हूँ। नहीं, उस वक्त आप होश में थे, आखिर वेपन लिया, आप आए। शुगर का मरीज़ हूँ, उस वक्त मेरा कोई पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ये समझ अभी तक नहीं आई जो क्या हो गया था। ऐसा काम होना तो नहीं चाहिए था ना। अभी अफसोस होता है? अफसोस बेटा गया है, मेरा घर तबाह हो गया है, मेरे पीछे बच्चा कौन है? रात को नींद आती है या रात को? नहीं, जब का मैं इधर आया हूँ मुझे नींद नहीं आती रात को। जा क्या क्या सोचें, यानी कि देखें उसने आपकी बेटियों की शादी भी थी, तो ये काम करना था एक दिन दो दिन पहले तो करना ही नहीं चाहिए था, तो आखिर करना ही नहीं चाहिए था, तो शादी वाले दिन बस क्या बात है? मैंने कहा अल्लाह की नाराज़गी कोई आई है, किसी ना जहन ने काम किया ना वजूद ने काम किया। जी, ये थे हमारे साथ मुलजिम ज़फ़र अब्बास, उनसे बात की। अब हम चलेंगे पुलिस के पास जो SHO हैं जिन्होंने और उनकी पूरी टीम ने जो है इस केस को इस वक़ूए के तकरीबन 18 घंटे के अंदर क्लोज़ किया। और यहाँ आपको ये बता दें कि जो मुलजिम ज़फ़र अब्बास था ये 28 साल का इश्तिहारी मुलजिम था। इससे पहले भी इनके ऊपर चोटी ज़ीरी थाना सदर डीजी खान में कत्ल का मुकदमा था और ये 28 साल से मफरूर थे। डीजी खान पुलिस इनको जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकी। तो ये मुल्तान पुलिस ने एक अच्छी कारकर्दगी करते हुए एक 28 साल इश्तिहारी को जो है वो गिरफ्तार किया। तो हम अब चलेंगे मुल्तान पुलिस के पास और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया और अब जो मुकदमा है वो उसकी जो तफ्तीश है वो किस स्टेज पर है। जी, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया और इस वक्त हमारे साथ SHO थाना सदर सफदर भट्टी और उनकी टीम मौजूद है जिन्होंने इस कातिल को पकड़ा। हम सफदर भट्टी से बात करेंगे। सबसे पहले भट्टी साहब हमें ये बताएं कि आप जब मौके पे गए तो क्या सीन, क्राइम सीन था, थोड़ा सा हमें मुख्तसर उसके मुताबिक बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। तो 2 वर्ड्स हैं, मैं उससे इब्तिदा करूँगा कि व तो इज़्ज़ो मंतशा और व तो ज़िल्लो मंतशा इन्नमा माला बिन निय्यात।
जब हम लोग में ये रिपोर्ट हुआ तो सलीम एसआई साहब के हमराई जो पेट्रोलिंग ऑफिसर थे, मैं और वो हम लोग ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। तो वी आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफ दिस इंसिडेंट। तो वहाँ पे जो ट्रेजेडी की इंतहा ये थी कि दो जो ब्राइडल्स थी वो ऑलमोस्ट रेडी थी रुखसी के लिए, और उनके दरमियान में उनकी गोद में जो है उनका एक इकलौता और नौजवान जो भाई था मकतूल, जो कमर अब्बास था, अराउंड अबाउट को 24-25 उसकी एज थी। तो वो उस टाइम ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फ़ौत हो चुका था, और वो उसको अपनी गोद में लिटा के चीखो पुकार का आलम था। तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो इतनी हार्ट टचिंग थी कि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों के लिए बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट था कि वहाँ पे ये चीज़ देखना। और मीनवाइल ये चीज़ें जब वो ब्राइडल की कंडीशन में हो और एक शादी का समा हो तो विदिन अ मोमेंट वो कन्वर्ट हो गया था एक मातम में। तो बड़ा चीखो पुकार थी। तो मतलब वो उसके लिए शायद मेरे पास अल्फाज से नहीं है, लेकिन वो इतना ट्रेजिक था। लेकिन बीइंग अ पुलिस अफसर एंड बीइंग अ प्रोफेशनल अप्रोच, मेरा काम वहाँ पे ये था कि मैं उसको टाइमली परस्यूट करूँ। मैंने फिलफोर अपने सीनियर अफसरान के नोटिस में दिया, तो सीनियर अफसरान ने भी एज़ पर प्रोसीडिंग फौरी वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और मुझे कोऑर्डिनेट किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे इनिशियल जो प्रोसीडिंग थी वो स्टार्ट कर दी। उसमें हमारा जो इनिशियल एज़ पर SOP मकसद होता है कि जहाँ जो लोग वहाँ पे इंजर्ड थे 1122 को कॉल किया गया। लोकेलिटी की वजह से 1122 वहाँ पे इसमें मैं 1122 की सर्विसेज को भी अप्रिशिएट करूँगा कि वो टाइमली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो हमने जो इंजर्ड थी उनको फौरी शिफ्ट करवाया फॉर द फर्स्ट ट्रीटमेंट विद डेड बॉडी। सर अच्छा, ये वाक़या हो गया, आप वहाँ पर थे, बड़ी जल्दी इस वाक़े के तकरीबन 18 घंटे के अंदर आपने इस जो मुलजिम था उसको गिरफ़्तार किया। इसका आपको क्लू कैसे मिला? जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ किसी भी वाक़े के में जो होती है लोगों के लिए भी, कि इतनी जल्दी जो है वो पुलिस ने इस मुलजिम को पकड़ा, तो क्या क्लू ऐसा था जिसे आप लेकर चले और फिर आप इस मुलजिम तक पहुँच गए? एक्चुअली सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं तो वो ना सिर्फ ट्रेजिक होते हैं बल्कि एक उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बड़ी हाई पे होती है। तो जैसे हम लोग हुआ तो पैरेलली हमने तमाम चीज़ों को मैनेज करना था। हमने बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करवाना था, इंजरीज़ को फर्स्ट एड करवाना था, उनको रेस्क्यू करवाना था। देन हमने ये देखना था कि जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज़्ड है, मैं ना सिर्फ उसको दरिंदा और एक शफाक इंसान कहूँगा कि जिसने ऐसे टाइम पे ये एक शफाक मर्डर किया जब उसकी दो सगी बेटियों इसमें उम्मुल बनीन और एक, तो वो ऑलमोस्ट ब्राइडल थी और वो उनकी रुखसी की बारात करीब आ चुकी थी। तो तब उसने ये इंसिडेंट किया। वहीं से हमने अपना नेटवर्क स्टार्ट किया। मैंने फिलफोर अपने सीनियर अफसरान SSP ऑपरेशन कामरान खान साहब से कोऑर्डिनेट किया। CPO साहब अपना साहब ऑनलाइन हो गए तो उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट किया। तो व्हाटएवर जो मैंने मौके की मुनासिबत को देखते हुए किया तो उन्होंने फिलफोर मुझे तमाम तर कम्युनिकेट करते हुए फिर विदाउट एनी डिले एक IT की टीम और एक हमारी टीम तश्कील दे दी, जिस पे हमने अपनी IT एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजीज़ की रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम तरह अपने वसाइल का इस्तेमाल किया। उसमें हमारी ग्राउंड थी, हमारी सोर्सेज से हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इवन थे, हमारे तमाम तर जो आउट ऑफ रेंज था। तो हमें पता था कि हमारा टारगेट जो है वो फर्दर क्या मूव कर सकता है। तो मीनवाइल मेरी तमाम टीम्स भी मेरे साथ थी। तो हमने 2-3 टीम्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो एक प्रोसीडिंग की तरफ चली गई, एक निश्तर की तरफ चली गई। मैं मौके पे मौजूद रहा, फिर मैं निश्तर में भी विज़िट किया, सीनियर अफसरान ने भी विज़िट किया। फिर हमारी एक रेडिंग टीम, एक इन्वेस्टिगेशन टीम और एक ऐसी टीम्स हमने तश्कील दे दी जो ऑफ द वर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया। इसमें हमारी IT एक्सपर्ट जो थे, स्पेशली उसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नबील एसआई साहब और उसके अलावा रीजनल ऑफिस से नदीम साहब, वो ऑन बोर्ड हो गए। मीनवाइल ये था कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर इवन दैट जितने भी रिसोर्सेज से वो उस टाइम मुझे अपनी सीनियर्स कमांड की तरफ से, रिस्पेक्टेड CPO साहब की तरफ से, SSP ऑपरेशन साहब की तरफ से वो ऑन बोर्ड थे। मतलब मेरी एक सिंगल कॉल पे मुझे अवेलेबल थे।
नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं और मुद्दई से बात करते हैं जो इस वाक़े के बाद काफ़ी सदमे में है। जी, इस अफसोसनाक वाक़े के मुद्दई इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुलजिम ने इतनी सफाकी के साथ अपने बेटे को क्यों कत्ल किया और अपनी जो बेगम थी उसको भी शदीद ज़ख्मी किया, इसके क्या मुहरक़ात थे और इनके दरमियान क्या तनाज़ा था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि ये वाक़या क्या हुआ और आप इसके पीछे बैकग्राउंड अगर आप हमें थोड़ा सा कुछ बताएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, इसमें ये ज़फ़र अब्बास जो इस मेन मुलज़िम हैं, वो उनका एक तनाज़ा चल रहा था अपने बेटे के साथ कि आप दूसरी शादी करो, तो और कोई भी मसला नहीं था। उसके बाद उसी दिन बारात रास्ते में थी, उनकी 2 बेटियों की शादी थी और वो कह रहे थे कि भाई आप दूसरी शादी करें, तो इसी बात पे तकरार हुई। कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और बस यही मेन वजह बनी है इस वाक़े की। अच्छा, कितने साल हो गए थे मकतूल कमर अब्बास की शादी को? सर, तकरीबन 8 साल या लगभग 9 साल। अच्छा, जो मकतूल की बीवी थी वो भी आपकी करीबी अजीज़ा ही थी? जी, मेरी भतीजी है। अच्छा, नहीं, आपकी भतीजी तो थी। कमर अब्बास और इनकी जो फैमिली है, इनकी भी करीबी थे? ये कमर अब्बास की ये खालाजाद मतलब बहन है, ये इनकी कज़न मैरिज है। हाँ जी। अच्छा, और सिर्फ यही तनाज़ा था कि जो वालिद थे वो चाहते थे कि कमर की शादी हो, कमर उनका इकलौता बेटा था? जी, अपना जो कातिल है इस वाक़े में, उनकी 2 शादियाँ थीं। जो दूसरी शादी उसमें से ये इकलौता बेटा था। तो इनकी शादी को 8-9 साल हो गए थे, तो कोई औलाद नहीं थी, तो वो ये तकरार कर रहे थे कि आप दूसरी शादी करो, और वो उनका ये कहना नहीं मान रहे थे। वो इस चीज़ पे बाज़िद थे कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी, तो यही वजह बनी है। यही वजह, ये छोटी सी वजह थी जिससे जो है वो मुलजिम। अच्छा, मुलजिम का थोड़ा मतलब बताएंगे कि क्या अक्सर घर में कुछ झगड़े रहते थे, कुछ का बैकग्राउंड के मुतालिक, कि लड़ाका था, झगड़े करता था, जिसने इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा कदम उठा लिया? सर, मैं तो यहाँ पर नहीं होता था, क्योंकि हम देहात में होते थे, उधर होते थे अपने इलाके में, तो शुगर पेशेंट थे, मुझे ज़्यादा नहीं पता उनका, तो बहरहाल मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नहीं है। महल्ले वाले तो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके बिहेवियर की। वो कहते हैं कि यहाँ पर सब जो जी बिल्कुल, हमारे भी जो हमसाए थे उनसे बात भी हुई है, और ख़ास तौर पे कमर अब्बास जिन्होंने ये मकान रेंट पे लिया था उसकी तारीफ करें। हाजी साहब, ये हमारे साथ जो है ये इनके नेबर भी हैं, और वो उनसे भी हम बात करेंगे कि आपने कमर अब्बास को जो है ये घर किराए पे दिया, थोड़ा सा कमर अब्बास के मुतालिक बताइएगा कि कैसा था? कमर अब्बास माशाल्लाह शरीफ आदमी था और मजहबी आदमी था, नमाजी आदमी था, तो उसके हम इंट्रोडक्शन इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने मकान किराए पे दिया था। 2-2.5 साल से मकान चल रहा था। अच्छा, जब आपने मकान किराए पे दिया तो पहले सारी आप लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की कि अच्छी फैमिली है इस वजह से दिया? जी जी। अच्छा, कभी आपको कमर अब्बास के वालिद यहाँ पर रेगुलर आया करते थे? नहीं, कम आते थे? नहीं, कभी देखा नहीं, कभी देखा तो मुलाकात हो जाती सर। घर में कभी आपको कोई लड़ाई झगड़े, मालिक मकान भी हैं और साथ ही आपका घर भी है, इस तरह का नहीं? कहीं नहीं हुआ। इनके कमर अब्बास एक अच्छा यानी कि जी, कमर अब्बास बहुत अच्छा है। जराइम की बढ़ती हुई वारदातें माशरती मसाइल की निशानदेही करती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ना सिर्फ खुद चौकन्ना रहें, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर जराइम के खात्मे में अपना अपना किरदार अदा करें, मुतासरीन की आवाज़ें बनें और इंसाफ के हक़ के लिए खड़े हों। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।